कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं नवाज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बाबर ने मुग़ल सल्तनत की स्थापना की हिंदुस्तान में और उसे कंट्रोल करने के लिए उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस व्लॉग में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, असल में ऐसा हुआ था कि राणा सांगा ने यह समझा था कि बाबर भी अमीर तैमूर की तरह लूट मार करके चला जाएगा और उसके जाने के बाद राणा सांगा अपनी सरहदें मेवाड़ से लेकर दिल्ली तक फैला लेगा। इसने बाबर से ये वादा भी किया था कि इब्राहिम लोदी से जंग के वक्त वो भी बाबर का साथ देगा। लेकिन बाबर को पानीपत की जंग अकेले ही इब्राहिम लोदी से लड़ना पड़ी और राणा सांगा अपने इलाके में ही मौजूद रहा। इसलिए बाबर राणा को बदअहल समझता था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जब बाबर ने हिंदुस्तान में ही रुकने का फैसला किया तो राणा सांगा को ये बात बहुत नागवार लगी और वो बाबर से जंग के लिए तैयार हो गया और इसने आसपास की रियासतों को जमा किया और एक बड़ा लश्कर तैयार किया। यहाँ तक कि लोदी ख़ानदान के कुछ वफादार उमरा भी इसके साथ मिल गए। जब बाबर को ये पता चला तो इसने राणा से लड़ने के लिए नई तोपें बनवाने का हुक्म दिया। बाबर के वफादार अली कुली ने एक तोप तैयार की जो 600 फीट तक गोला फेंक सकती थी। बाबर ने खुश होकर हीरे से जड़ा एक खंजर और शाही लिबास भी तोहफे में दिया। जब बाबर राणा सांगा से मुकाबले के लिए निकला तो इसके पास 50 तोपें और एक ज़बरदस्त लश्कर मौजूद था। लेकिन एक मौके पर एक नजूमी ने यह ऐलान कर दिया कि मरीख सयारा जो इल्म रंजू के जंग का सितारा समझा जाता था वो मगरिब में है, यानी ये बाबर की फ़ौज के लिए बहुत बुरा शगुन है। बाबर की फ़ौज ने यह सुना तो इसके हौसले पस्त हो गए। लेकिन इस मौके पर बाबर ने एक हैरत अंगेज़ ऐलान किया। कहते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर शराब नोशी का आदी था, लेकिन अब इसने मन्नत मानी कि अगर ये जंग जीत गया तो शराब से तौबा कर लेगा और दाढ़ी भी नहीं मुंडवाएगा। इसने अपनी फ़ौज को हौसला देने के लिए उसी वक्त शराब से लदे हुए बर्तन तोड़ दिए। मुग़ल फ़ौज के पास शराब से लदे हुए ऊँटों की कितारें मौजूद थीं। बाबर ने इस सारी शराब में नमक मिलाकर इसका सिरका बना दिया और बाबर ने ये मन्नत भी मानी कि अगर बाबर ये जंग जीत गया तो मुसलमानों के ऊपर सारे टैक्स माफ़ कर देगा। बाबर की फ़ौज दुश्मन की ज़्यादा तादाद वाली फ़ौज से भी खौफज़दा थी। इसलिए बाबर ने अपनी फ़ौज के सामने एक ज़बरदस्त तकरीर की और कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है इसे मरना है, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। इसलिए मैदान जंग में दुश्मन को देखकर मुंह मत मोड़ना। बाबर अपनी तकरीर और शराब को ज़्यादा करके अपनी फ़ौज के मोराल को बढ़ाने में कामयाब हो गया। आगरा से 60 किलोमीटर दूर राजस्थान में इलाका है खानवा, जो आज राजस्थान के ज़िला भरतपुर का हिस्सा है। बाबर और राणा सांगा की फ़ौजें आमने सामने इसी जगह आई। बाबर ने यहाँ भी वही टेक्निक इस्तेमाल की जो इससे पहले पानीपत में इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग में की थी। इसने डंडों को रस्सी से बांधकर फ़ौज के दरमियानी हिस्से के सामने खड़ा कर दिया। इसके पीछे तीरंदाज और बंदूकबाज तैनात कर दिए और इनके पीछे तोपें लगाईं और फ़ौज के दाएं और बाएं दस्तों की हिफाजत के लिए खंदकें खुदवाईं। और फिर जंग शुरू हुई तो बाबर की फ़ौज ने दुश्मन को एक बार आसानी से घेरे में ले लिया। राणा सांगा के कुछ इत्तेहादी भी बाबर से मिल गए और एक बार फिर बाबर ने ये जंग आसानी से जीत ली। राणा सांगा जंग में ज़ख्मी होकर मेवाड़ चला गया। इस इलाके में पानी और खुराक की भी कमी बहुत थी, इसलिए बाबर ने भी राणा सांगा का पीछा नहीं किया और आगरा लौट आया। राणा सांगा अपने इलाके में तो आ गया, लेकिन दिल ही दिल अपनी शिकस्त के बदले का मंसूबा बनाता रहा। लेकिन अपनी शिकस्त के अगले ही बरस अचानक इसकी मौत हो गई। कहा जाता है इसे इसके अपने सरदारों ने ही जहर दे दिया था, क्योंकि वो सोचते थे बाबर से बदला लेने की कोशिश राजपूतों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल राणा सांगे की मौत से बाबर के रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा हट गया था। वो बेफिक्र होकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगा। लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद 47 साल की उम्र में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की भी मौत हो गई।
बाबर की मौत से एक हैरत अंगेज वाक़या मनसूख है। कहते हैं बाबर का बेटा और वली अहद हुमायूं बुरी तरह बीमार हो गया था। बाबर परेशानी की हालत में बेटे के बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और दुआ करता रहा कि ए खुदा, मेरी ज़िंदगी के बदले मेरे बेटे की ज़िंदगी बख्श दे। हैरत अंगेज तौर पर हुमायूं ठीक हो गया और बाबर बीमार हो गया। इसी बीमारी की हालत में वो इंतकाल कर गया। बाबर की मैयत को इसकी वसीयत के तहत काबुल ले जाकर दफन कर दिया गया। जिस बाग में बाबर का मकबरा है इसे बाग बाबर कहते हैं। बाबर की आबाई रियासत फरगाना, जो अब उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, इस रियासत के पुराने शहर अंदजान में एक चौक है, इसे नावई चौक कहते हैं। कुछ अरसा पहले तक ये चौक बाबर चौक कहलाता था। बाबर दूसरे फातोहिन की तरह जालिम था या रहमदिल था, इस बारे में आज भी बहस होती रहती। दोस्तों, बाबर ने तुस्के बाबी में लिखा है कि हिंदुस्तान पर हमले के दौरान कुछ लोगों ने लूट मार की और गरीबों के मवेशी छीन लिए। बाबर ने लूट मार करने वालों को सख्त सज़ाएं दी और कुछ को तो सज़ाए मौत भी दी। लेकिन बाबर ने खुद ही एक वाक़या और लिखा है कि हिंदुस्तान पर हमले के दौरान बहुत से बागी हमलावर, जिसे इसकी फ़ौज ने जंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, बाबर के हुक्म पर इनके सर के मीनार बना दिए गए। ऐसे ही सरों के मीनार पानीपत की लड़ाई और राणा संगा से होने वाली लड़ाई में भी बनाए गए थे, जिनकी कहानी मशहूर है। यही नहीं, बाबर के बारे में ये भी मशहूर है कि इसने सिखों के पहले गुरु नानक जी को कैद करके इन्हें चक्की पीसने पर भी मजबूर कर दिया था। बाबर ने अपनी आबाई सल्तनत तो हासिल नहीं की, लेकिन इसने अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान तक एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जिसने तारीख़ में मुग़लिया सल्तनत के नाम से अपना सिक्का जमाया। इसी तरह दोस्तों, ये बाबर की तारीख़ की आखिरी किस्त थी, जिसमें हमने शुरू से लेकर आखिर तक बाबर की इब्तिदाई ज़िंदगी से लेकर हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की स्थापना करने तक की पूरी कहानी बताई है। अगर आपने हमारी ये कहानी शुरू से नहीं देखी है तो हमारी शुरू से पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक हमारी इस कहानी को ज़रूर देखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।